हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी जनाब सईद काजी साहब। थैंक यू वेरी मच काजी साहब। काजी साहब ये फरमाइएगा कि यहीं से शुरू कर लेते हैं कि ये जो दो आलमी ताकतें इस वक्त एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, आप क्या समझते हैं इससे दुनिया की मीशत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत बड़ा ख़तरा है और उसकी वजह यह है कि इवन ट्रंप साहब को भी शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तारीख़ में जो नेपोलियन ने कहा था ना, नेपोलियन का कहना था कि 25% ऑफ माई एक्शंस आर लीप इन द डार्क, कि जो मैं इक़दामात लेता हूँ उसमें से 25% जो हैं वो बिल्कुल अंधेरे में छलांग होती है। तो इसके जवाब में एक दफ़ा जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो यहाँ पे थे, उन्होंने कहा भाई नेपोलियन ने तो ये कहा था, मुझे तो ये लगता है कि 100% जो मेरे एक्शन है उनका क्या नतीजा निकलेगा। उन्होंने बाकायदा एक तकरीर में ये बात तो अब ये है कि ये यहाँ जो हो रहा है इसको हर बंदा एलीट इकोनॉमिस्ट इसको और अंदाज से इंटरप्रेट कर रहे हैं, मगर हम लोग जो डायलेक्टिक्स की बात करते हैं और जो इस निज़ाम के क्रिटिक रहे हैं हमेशा से, हम ये समझते हैं कि ये ऑर्गेनिक क्राइसिस है, ये कोई ट्रंप का पैदा करदा नहीं है। इट वाज कमिंग। जिस तरह 2020 का रिसेशन था जो ये चुप करके इन्होंने कोरोना की जेब में डाल दिया था, मे बी कोरोना ने उसको जल्दी ट्रिगर कर दिया हो, लेकिन वो आ रहा था, इट वाज कमिंग। अब ये क्राइसिस जो है, और ये बेसिकली सिस्टम चलता कैसे है। मिसाल के तौर पे एक इतना सा क्राइसिस आज आया, इसको टालने के लिए मुलतवी करते हैं, ये मुस्तकबिल में एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट होता है। फिर इसको करने के लिए मैं आपकी मिसाल देता हूँ। जब 2020 में रिसेशन आया तो उनका क्या करें, लेमन ब्रदर बैठ गया है, फैनी माई बैठ गई है, दुनिया की अमेरिका की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी की थी वो कंपनियां बैठ गई। तो इन्होंने कहा कि नोट छापो, क्वांटिटेटिव ईजिंग करो, धड़ नोट छाप। अच्छा, उससे वक्ती तौर पर पूरा निज़ाम धड़ाम से बैठने से तो बच गया, मगर उसने मुस्तकबिल में उससे एक बड़े बुरान का रास्ता खोल दिया। काजी साहब, हमें इस वक्त मारूफ जो माहिर मुशत हैं हकान नजीब साहब, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि ये अमेरिका और चीन जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए हैं, तो आपकी तो गहरी नज़र क्योंकि होती है, आप क्या समझते हैं कि आलमी मीशत को इस टैरिफ वॉर से क्या वाकई ही कोई ख़तरा है या ख़तरा टल गया है? देखिए, एक तो अच्छी बात ये हुई है कि आपने ये देखा कि जो मेजर ममालिक 75 जैसे कह रही हैं यूएस अथॉरिटीज़ कि उनके साथ दे हैव गॉन इनटू अ नेगोशिएशन या दे हैव बीन अप्रोच्ड बाय दी 75 कंट्रीज फॉर अ नेगोशिएशन। सो ये जो 75 कंट्रीज हैं उनमें से चंद ममालिक के साथ तो यूएस अथॉरिटीज़ बहुत आगे बढ़ चुकी हैं एंड प्रॉबेबली दे आर क्लोज टू सम काइंड ऑफ फाइनलाइजेशन टू ऑन द टैरिफ्स। दैट इज व्हाट द यूएस अथॉरिटीज़ आर टेलिंग अस। पर ये भी याद रखिए कि टैरिफ का नया निज़ाम दुनिया में आ गया है। वो क्या है? 10% टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड लगा दिया गया है दुनिया भर में। इससे वो इमेजिन करते हैं कि $300 अरब से $600 अरब की एक कलेक्शन भी शुरू हो जाएगी, तो उनका जो मालियाती खसारा है उस पर भी एक असर आएगा। अब ये सारा कैसे निगोशिएट आउट होता है? क्या ये जीरो आउट टैरिफ्स होंगे या कई जगह पर किस तरह की निगोशिएशन होगी? क्या ट्रेड बेनिफिट्स अमेरिका को हासिल होंगे? क्योंकि 3 वजह हैं ये काम करने के। नंबर 1, जो ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा $3-3.5 अरब का है। चाइना, वियतनाम, जापान और ईयू के साथ बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, उसको कम करना, मालियाती खसारे के लिए थोड़े से पैसे जमा करना। लग ऐसे रहा है कि 10% टैरिफ तो बेस टैरिफ बन जाएगा। सो जो आखिरी तीसरी चीज़ है, जैसे मैंने कहा, वो ये है कि जो ऑफ शोरिंग हो गई है बहुत सी इंडस्ट्री की, उसको वापस लाना टू अमेरिका। सो ये 3 आई थिंक उनके पॉइंट ऑफ व्यूज थे। सो अब इन 75 के साथ एक निगोशिएशन होगी इस 3 के ज़िमन में, एंड लेट्स सी कि क्या फाइनलिटी होती है। मेरा खुद ख्याल है कि अगले 3 माह में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे ममालिक, बिकॉज आई थिंक सब समझते हैं कि रिटेलिएटरी ट्रेड टैरिफ्स की बजाय एक रेसिप्रोसिटी के साथ, एक रेकन्सिलिएशन के साथ आगे बढ़ना है। बट वर्ल्ड ऑर्डर फिर भी रीडिफाइन हो रहा है, बिकॉज एक 10% नए टैरिफ्स का इजरा एज बेसलाइन हो गया है। अब आप आगे जाइए, आगे चीज़ ये है कि चाइना के साथ हम कैसे बढ़ेंगे। देखिए, चाइना के साथ मेरा ख्याल है कि यूएस अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी निगोशिएशन किसी स्टेज पे तो होगी ही। अब ये कैसे होगी? थ्रू बैकडोर चैनल्स होगी, थ्रू निगोशिएटेड सेटलमेंट होगी, या बिजनेसेस बहुत हैं। देखिए ना, आप अमेरिका के बड़े बिजनेस ले लीजिए, टेस्ला, आईफोन, नाइकी, इससे बड़े तो कोई बिजनेस नहीं है ना। ये तीनों की फैक्ट्री आउटलेट्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ से होती है। पर चाइना
वहां से यानी कि 5 गुना चीजें भेजता है कंपेयर टू जो यूएस भेजता है चाइना को। सो ये देखना पड़ेगा कि इस बड़े ट्रेड डेफिसिट को कैसे आगे लेकर जाते हैं। मेरा ये जाती ख्याल है कि जॉब्स शिफ्ट करना जो है ऑफ एक लेबर जो कि दुनिया भर में शायद $300-400 पे मिलती हो, पाकिस्तान की लेबर आप देखिए $150 पर मंथ की लेबर है, चाइना की शायद 400-500 होगी या इन ममालिक की हमसे इतनी बड़ी होगी, पर यूएस की लेबर तो इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेबर। वहां तो फोन्स डिजाइन होते हैं, साइंटिफिक इनोवेशन होती है। सो आई थिंक जॉब्स तो शायद शिफ्ट करने की बात नहीं होगी, बट ओवरऑल ये जो ट्रेड डेफिसिट्स हैं इनको कम करने की बात जरूर होगी। चाइना स्टिल रिमेन्स टू बी एन ओपन आई थिंक निगोशिएटिंग एस्पेक्ट, और इससे आपने जो कल देखा जो तब्दीली हुई है उसकी वजह जो है आखिर में एक्सप्लेन कर दूं। जी 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 करें सर, बात मुकम्मल कर लें जस्ट क्विकली सो दैट सब समझ लें। वो ये था कि कल जो फाइनेंशियल मार्केट्स थी वो बहुत रैटल हो गई थी, और खुद यूएस अथॉरिटीज ने कहा कि वो ये नहीं चाहते थे कि ये डिसऑर्डर रहे, और इसको ऑर्डरली फैशन में लाने के लिए आपने ये चीज देखी कि उन्होंने ये कदम उठाया। बिल्कुल। खकान जी आप बात करना चाहते हैं? नहीं, करें। जी जी खकान साहब, यानी ये जो सारे ग्लोबलाइजेशन का हमने देखा था और न्यू इकोनॉमिक पैराडाइम इकोनॉमिस्ट ने ये कह दिया था, अब सवाल ये है कि नोकिया अपना आईफोन 3-4 मुल्कों में बनता है, अच्छा, और अब इकोनॉमिक नेशनलिज्म, और फिर ये सब कुछ इसलिए हुआ था इन सर्च ऑफ बिगर प्रॉफिट। ज़ाहिर है उस वक्त चाइना की जो फैक्ट्री में, मर्सिडीज फैक्ट्री में जो एक मजदूर 1 महीने की तनख्वाह लेता था, वो यूरोप अमेरिका में 1 दिन की तनख्वाह थी। तो अब दरमियान का रास्ता कैसे निकलेगा? यानी अब अमेरिकन यानी इकोनॉमिक नेशनलिज्म और जो वो ग्लोबलाइजेशन थी उसके दरमियान में हम कैसे निकालेंगे, कैसे ये जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि वो, और फिर सबसे बड़ा सवाल जो आपने उठा दिया कि जो लेबर कास्ट अमेरिका में है वो तो वहाँ नहीं है, तो ये तो एक अजीब मतंजन सा बनता नजर आता है। अब कुछ थोड़ा हमें समझाएंगे? तो 2-3 चीजें हैं काई साहब। एक तो ये बात देखिए ना, तब से शुरू हुई जब कोविड में डिस्टर्ब हुई ग्लोबल वैल्यू चेन लाइंस, यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन लाइंस का मतलब है कि दुनिया भर में चीजें बननी थी। सो तब भी ये सोच आई थी कि भाई ये तो इस तरह नहीं है, तो लोगों ने डाइवर्सिफाई करना शुरू किया कि एक चीज कंट्री ए में ही ले रहे थे तो उन्होंने कंट्री बी को भी ऐड कर दिया, ताकि अगर एक जगह डिस्टर्बेंस आती है तो आप दूसरी जगह ले जाए। सो ये थॉट प्रोसेस तब से आ गया था। अब आपकी बात बिल्कुल अच्छी है कि ये फिर कैसे इस चीज़ को सेटल करेंगे। देखिए, आई थिंक सेटल करने का जो तरीका है वो इवेंचुअली तो यही बनेगा कि इतनी तो शिफ्ट करना किसी चीज़ को, ये भी याद रखिए कि ये सारा बहुत सादा प्रोसेस नहीं है। आपको लेबर की तैयारी करनी पड़ती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, पूरा जिसे कहेंगे इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, फिर आप जाके उस तरह की फैक्ट्री बना सकते हैं जिसमें आप कोई जिसे कहेंगे टेक्नोलॉजिकली हाई साइंटिफिकली हाई आउटपुट जो है वो निकाल सकें। सो इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स लेबर, इट्स इकोसिस्टम। अब ये क्या सारा आप बाहर के ममालिक से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? आई थिंक कि इवेंचुअली इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। फिर दूसरी बात यह है कि दीज आर ओपन क्वेश्चंस जिनको हम आसानी से नहीं आंसर कर सकते। अगर इवेंचुअली सब कुछ रोबोटिक्स पे ही चला जाना है, सोचिए कि दुनिया कहाँ जा रही है, AI एंड रोबोटिक्स, राइट? अगर कार मैन्युफैक्चरिंग रोबोटिक्स नहीं करनी है इन दी एंड, तो फिर अगर आप फैक्ट्री इसलिए शिफ्ट करना चाहते हैं कि लेबर आपकी इस काम में लगे, तो वो तो शायद फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। सो दैट्स द सेकंड ऑर्डर ऑफ बिजनेस दैट यू हैव टू थिंक थ्रू। आई थिंक कि इसके कोई जवाब जो है हतमी जो है किसी के सामने भी नहीं है। मैं अगर आई थिंक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर अभी आपने AI की बात की या रोबोटिक्स की बात की, ये कैम्ब्रिज की स्टडी है कि 47% ऑफ द वर्क फोर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड जो है दे विल गो आउट ऑफ बिजनेस। इसकी यानी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी होंगी। दे आर वेरी बिग क्वेश्चन। देखें ना, हमने एक काम चला लिया कि जी चलें, पहले नेशनल टैरिफ थे गिरा दिए, उसके बाद हमने क्रेडिट एक्सपेंशन के जरिए फैक्ट्रियों की जो है वो लाइन चलाते रहे, फिर ग्लोबलाइजेशन के जरिए हमने इसको बचा लिया। मतलब मसला तो यही था। अब एक तबका जहां इतनी दौलत का इज्तिमा हो चुका कि इवन 8 पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर रिचर देन द हाफ ऑफ देयर पॉपुलेशन। अब ये जो माशी फाशी है, मुझे लगता है ये चल नहीं पा रही, क्योंकि डिमांड साइड तो बिल्कुल डिमोलिश कर दी हमने, और फिर इसके साथ जो अमेरिका में और फर्स्ट वर्ल्ड में महंगाई आएगी उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशन भी होंगी। आप देख रहे हैं कि अभी से मुजाहरे शुरू हो गए।